पीटीआई को तख्तो ताराज करके रख देंगे, तबाह बर्बाद करके रख देंगे। खबर ये है कि दिसंबर के आखिर में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने छोटा सा ठींगा दिखा दिया। ये कहां से सीखा उन्होंने? ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल है और ये बताने की जरूरत नहीं है। पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, हाँ, बड़ा शदीद एतराज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर, नवाज शरीफ के हवाले से आपके पास बहुत बड़ी मुखबरी है, पहले वो देंगे या पहले अदालत की तरफ चलें? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर मैं चाहूँ भी कि अदालत का जिक्र आगाज़ में ना करूँ तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आज जो तफसीली फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के हवाले से। उसके बाद जो इख्तलाफी या इजाफी नोट देखने को मिला है जस्टिस मोहतरम अतर मिनल्ला साहब का, वो देख के मुझे वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। लेकिन साथ ही बहुत सारे सवालात भी ज़हन में उठते हैं। पहले मैं आपकी खिदमत में चंद नकात पेश कर देता हूँ। जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट है, बहुत ढंके की चोट पे उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं, बबांगे दोहल दिए हैं, और उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कहा है कि असम्बली तहलील होने के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा है। इंतखाबात के इनेकाद में 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर आइन मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। फिर फरमाते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर करके सदर आइनी और अवामी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। फिर आगे चल के उन्होंने ये भी लिखा है कि आइन में आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 मौजूद है। कोई शहरी अदालत से, कोई भी शहरी, आम शहरी अदालत से रजू करे तो उसकी दाद रसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो उन्होंने बात कही है, और बहुत बोल्ड रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, उन्होंने लिखा है कि जबरी गुमशुदगियाँ करना रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी बन चुकी है। ठीक, अब ये तो हो गए जी उनके इख्तलाफी रिमार्क्स या इख्तलाफी नोट। मेरा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से बहुत एक मासूमाना और दर्दमंदाना और बेज़रर सा सवाल है, क्योंकि वो जस्टिस साहब की ये शोहरत है कि वो इख्तलाफ राय को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो उन्होंने ज़ेर अताब सहाफ़ियों के लिए जो कुछ किया उनके हक़ में, और वो भी तारीख़ का हिस्सा है, हम उनको हमेशा अप्रिशिएट करते रहेंगे। लेकिन जस्टिस साहब, मैं बहुत अदब के साथ आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बात सारी घुमा के जो कुछ भी हुआ इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से, आपने उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ या चले एक बड़ा हिस्सा जो है वो सदर मुमलिकत को ठहराया है, और साथ आपने इलेक्शन कमीशन को भी आपने उसका ज़िम्मेदार गिरदाना है। हजूर वाला, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब 2 सूबों में इलेक्शन की तारीख़ दी गई थी, उस वक्त जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, तो जस्टिस साहब आपने ही टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे उस फैसले में आप किसी ना किसी तरह या दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे तख़ीर का या उस पर अमल दरामद ना होने का बायस बने थे। और अगला मेरा सवाल ये है जस्टिस साहब आपसे कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज जब फैसला देता है तो उस पर अमल दरामद करवाना क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती? आप हजूरे वाला पिछले 2-3 माह के दौरान देख ले, कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस आए हैं जहां पे अदालत ने अज खुद कहा है कि जब आपको इंसाफ पूरी तरह नहीं मिल रहा था, बर वक्त नहीं मिल रहा था, तो आप दोबारा अदालत में क्यों नहीं आए? हजूरे वाला, क्या साइल हर रोज अदालत में इंसाफ के असूल के लिए दरवाजा खटखटाए? क्या उस पर अमल दरामद, अब आपके फैसले में अमल दरामद करवाना साइल की जिम्मेदारी है? हजूरे वाला, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक अपने फैसले पे अमल दरामद करवाना तो जज की जिम्मेदारी हुआ करती है। जज को चाहिए कि वो पूरा इंसाफ लेके दे, जज को चाहिए कि वो बर वक्त इंसाफ लेके दे। मेरी मालूमात तो यही है। अगर ये नाकस है, अगर ये नामुकम्मल है मालूमात, तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमा दे, क्योंकि मैंने तो यही सुना हुआ है, और बल्कि हम तो सुनते थे, बचपन से सुनते आए हैं कि अगर एक एसपी जो है
जब एसपी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ करते थे, तो वो जब हाई कोर्ट में पेश होते थे, खुद मैंने कई एसपीज के मुंह से सुना है कि जब हम हाई कोर्ट में पेश होते हैं तो हमारी टांगें थर थर कांप रही होती हैं जज के सामने। और आज हजूरे वाला जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, मैं बहुत अदब के साथ आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपके इल्म में नहीं है, कि आज आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे सेशन कोर्ट तक के फैसले एक थाने में बैठा हुआ एसएचओ जो है ना, वो टिश्यू पेपर की तरह फैसले से हाथ साफ करके डस्टबिन में फेंक रहा है। आइन के पेपर फाड़ के, आइन का सफा फाड़ के, यूं समझ ले कि वो फरूली, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, फरूली बना के कान साफ करता है और फेंक देता है। ये आइन और कानून का मजाक बना हुआ है पूरे मुल्क में। आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है इनमें से कोई भी। तो मेरा सिर्फ ये आपसे सवाल है कि क्या ये सब कुछ जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, खा वो इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो क्या जज हजरात को, तमाम पूरे मुल्क की जुडिशरी को ये नजर नहीं आ रहा? मेरा बहुत मासूमाना सा सवाल है आपसे ये। सर, आप तो ज़्यादा जज्बाती हो गए। आपके पास वो नवाज शरीफ वाली मुखबरी तो मुझे पता है आप आखिर में देंगे, एक और मुखबरी भी है, एक प्रॉपर्टी टाइकून के हवाले से आपके पास। हाँ, एक नहीं, अच्छा, वो मुखबरी से पहले जो खबर गर्दिश में है वो ये है कि जनाब अली रियाज मलिक साहब, उसमें प्रॉपर्टी टाइकून क्या कहना, रियाज मलिक साहब जो हैं वो 1-2 दिन के अंदर आके बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। कुछ वो इमरान खान साहब के बारे में, वो जो 190 मिलियन वाला केस है उसके हवाले से वो पता नहीं क्या बताने वाले हैं, कितना बड़ा धमाका करने वाले हैं, पीटीआई को तख्तो ताराज करके रख देंगे, तबाह बर्बाद करके रख देंगे। तो उस सिलसिले में सिर्फ आपको इतना बताना मकसूद है कि रियाज मलिक साहब को रजामंद करने की अभी तक बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जिस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ उसके जो मदरजात हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनके मदरजात पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका, क्योंकि रियाज मलिक का ये कहना है कि मेरे और इमरान खान के दरमियान कोई ऐसी डील थी नहीं, तो मैं इमरान खान को किस बात पे क्रिटिसाइज़ करूं। रियाज मलिक साहब का ये कहना है कि मैंने बरतानवी एजेंसी के साथ मुआहदा करके रकम पाकिस्तान लेके आया था मैं, तो उस मुआहदे के तहत मैं या वो एजेंसी, हम दोनों उस मुआहदे की कोई एक शिक भी अगर पब्लिक करेंगे, तो जो भी पब्लिक करेगा उस मुआहदे की कोई शिक भी, तो वो उसको लाखों करोड़ों पाउंड जो हैं वो हर्जाने के तौर पे अदा करने पड़ेंगे। अगर बरतानिया की क्राइम एजेंसी उस मुआहदे को पब्लिक करेगी या रियाज मलिक साहब करेंगे, लेकिन मलिक साहब पे दबाव ये है कि आप कर दें, देखी जाएगी। लेकिन मलिक साहब जो है वो जहांदीदा आदमी है, तजर्बाकार आदमी है, वो इतनी जल्दी ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा 2 ममालिक के सफ़ीर आजकल सियासतदानों से बड़ा मिल रहे हैं। हाँ, अमरीकी एम्बेसडर, आप खोल के बात करें ना, 2 सफ़ीर क्या, अमेरिका और बरतानिया के जो सफ़रा हैं उनकी नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें हैं, उनके चर्चे हैं। असल में देखिए, मैं आपको साफ साफ बताऊं, ये एक तो ये कि जाहिर है कि जो कुछ उन मुलाकातों के दौरान या मुलाकात इटसेल्फ, उन मुलाकातों का जो मकसद है, मैं बल्कि एक ही मुलाकात कहता हूँ जो अमरीकी सफ़ीर के साथ हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, उन मुलाकातों का सिर्फ एक ही मकसद है कि इलेक्टेबल्स को एक मैसेज दिया जाए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना कि नून लीग की सियासत का महवर व मरकज़ इस वक्त अवाम नहीं रहे, इलेक्टेबल्स रह गए हैं। जो कुछ भी नून लीग इस वक्त कर रही है, उनका नून लीग का वाहिद मकसद जो है वो इलेक्टेबल्स को एक मैसेज देना है कि हम आ रहे हैं, हम आए के आए, हम वजीर आज़म, इसीलिए वो वजीर आज़म के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। और देखिए ना, ये अब ये कोई सफारती आदाब है कि नून लीग ने उस मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी किया है, अमरीकी सफ़ीर और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद जो नून लीग का एलामिया जारी हुआ है, उसमें इंतहाई ढिठाई के साथ ये लिख दिया है और अमेरिकन एम्बेसी ने उसकी कोई तरदीद भी नहीं की। उन्होंने लिखा है कि जी, अमरीकी सफ़ीर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि आज मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकलने में पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपना भरपूर एतमाद करेंगे। ये क्या लैंग्वेज है यार? ये कौन होती है अमेरिकन एम्बेसी इस बात को एंडोर्स करने वाली, या इस बात की तरदीद करके डिनाइल ना दे के तस्दीक करने वाली? ये तो खुली खुली हमारे, अगर ये बयान ठीक है, और जाहिर है कि अगर अमेरिकन एम्बेसी इसकी तरदीद नहीं करती तो नून लीग का ये बयान ठीक तस्वर किया जाएगा। तो ये इससे खुल्लम खुल्ला मुदाखलत हमारे अंदरूनी मामलात में क्या होगी? ये तो साइफर का भी बाप है। ये तो देखें, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये शायद जो मैसेज दिया जा रहा है ना नून लीग को इसके जरिए, वो नून लीग ओवर रिएक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, और मतलब उस इनविटेशन को शायद गलत समझ रही है जो नून लीग को दी जा रही है। उसका जो मतलब है वो गलत तौर पे मतलब इंटरप्रेट कर रही है। आपने सुना था ना कि वो भगत सिंह जो है ना, उसको इनविटेशन मिलता है कि आपने पार्टी में आना है, सिर्फ लाल टाई पहन के आना है। तो भगत सिंह अगले दिन कहता है, भगत सिंह से बंदा पूछता है कि पार्टी कैसी थी? कहता जी वहां पे लिखा हुआ था इनविटेशन पे कि सिर्फ लाल टाई पहन के आना है। कहता मैं सिर्फ लाल टाई पहन के गया था, लेकिन वहां पार्टी में देखा तो लोगों ने पैंट कोट कमीज भी साथ पहना हुआ था। यानी भगत सिंह जी खाली लाल टाई पहन के चले गए। वो नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल है, जियो ने भी उसके ऊपर काफ़ी वो खबरें बनाई हैं। वो कहाँ की वीडियो है? कहाँ की? मरी। हाँ, असल में इससे भी मैं आपको चले मुखबरी भी बता देता हूँ, जो बल्कि दो इकट्ठी मुखबरियाँ ले ले मुझसे, बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि आने वाले दिनों में दिसंबर के इख्तिताम पे अभी तक जो सिग्नल्स मिल रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, वो शेडी हैं। बकौल नवाज शरीफ साहब के खुद, यानी नवाज शरीफ फैमिली के अंदर का सोर्स जो है एक, वो मुझे बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के तमाम सिग्नल्स पे पूरी तरह यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट भी मियाँ साहब के बाज़ सिग्नल्स और बाज़ रवैयों पे पूरी तरह एतबार और एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ये ज़हन में रखें। और ख़बर ये है कि दिसंबर के आखिर में मियाँ साहब इलाज के बहाना, या मुझे नहीं पता, इलाज का कह के शायद बरतानिया चले जाएं, कह के जाएंगे कि 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर वहाँ जाके देखेंगे कि वापस आना है या नहीं। और अगर ये इंतखाबात की तारीख़ें यही हैं तो फिर उन दिनों में नवाज शरीफ साहब का बरतानिया जाना ये चेमानी दारद, मुझे नहीं समझ आती कि इसका क्या मतलब होगा। और दूसरा, आपने कहा है कि मरी में जो घूम फिर रहे हैं, असल में ये भी एक आपको ख़बर देता चलूँ कि मियाँ साहब ने मरी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया हुआ है। ठीक, मियाँ साहब का गुमान ये था कि वहाँ से शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो बहुत कुशादा दिली का मुजाहरा करेंगे और अपनी सीट जो है वो मियाँ साहब को दे देंगे कि मियाँ साहब मैंने तो लड़ना नहीं, आप लड़ लें इलेक्शन। लेकिन वहाँ पे ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ख़ुद तो ऐलान कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अब अपने बेटे को, उनके 3 बेटे हैं, ये नहीं मुझे पता बड़े बेटे को लड़ाना है या छोटे को लड़ाना है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो किसी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को यहाँ नहीं आने देंगे अपने हल्के में, वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाएंगे। और ये बात जो है ये नवाज शरीफ साहब के लिए खासी परेशान कौन है, क्योंकि वो उसको अपने लिए महफूज हल्का समझते थे, जिनको उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने छोटा सा ठींगा दिखा दिया। लेकिन सर खाकान अब्बासी साहब के साथ भी तो पिछले 1-1.5 साल में नून लीग ने अच्छा नहीं किया ना, उनकी खिदमात जो है पार्टी के लिए उनको बिल्कुल भी देखिए, खिदमात के सिले के तौर पे तो बहरहाल उनको एक दफ़ा वजारत उज़्मा दी गई थी, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान जो उन्होंने इख्तलाफी बयान दिए हैं, किसी ने भी उनको अप्रोच करके वापस पार्टी की सफ़ों
पे लाने की कोशिश नहीं की। इवन जब नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे आए हैं, उनको लेने के लिए जाना था लोगों ने, तो उसके लिए भी किसी ने जहमत गवारा नहीं की कि खाकान अब्बासी को भी साथ ले जाएं, उनको मना लिया जाए। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि ये सियासत जो है ना, ये बड़ा बेरहम खेल होता है। ये हम आम तौर पे सुबह दोपहर शाम इस बात की माला जपते हैं, लेकिन इसकी बेरहमी का इदराक नहीं हम कर पाते। यहाँ पे ये जो है ना, सिले की तमन्ना जो है ये ऐसा ही होती है, सिला शिला कोई नहीं मिलता होता। वो भगत सिंह जो है ना, वो किसी आरे की मशीन पे, लकड़ियाँ काटने वाले आरे पे काम करता है, आरी टूटती है, उसका कान उतर के वो जाता है, गुम हो जाता है। उसका बेटा बेचारा बहुत मेहनत करके, बहुत तरद्दुद करते, हाथ जख्मी करवा के, लकड़ियों के ढेर उठा के अपने बाप का कान ढूंढ के लाता है 6 घंटे की मेहनत के बाद। उसी जिस मेहनत की आप बात कर रहे हैं, तो वो कान ला के कहता, बापू जी कान मिल गया। तो भगत सिंह कहता है, भाई मेरा कान नहीं हैगा, एवं तू काम का टाइम ज़ाया किया है, मेरे कान दे उत्ते तो पेंसिल लगी सी। अच्छा सर, बिलावल और जरदारी एक दूसरे के खिलाफ बयानात, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहाँ से सीखा उन्होंने? ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये कहाँ से सीखा है। ये मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहतरम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, गुड कॉप बैड कॉप खेल के मास्टर, ये बाप बेटे ने भी अब यही देखा है कि इस तरफ जाया जाए तो फिर शायद कोई बात बन जाए। और ये जो है ना कि एक तरफ नून लीग के साथ शीरो शकर हुआ जाए, ये बड़े अब्बा जी करेंगे, और बेटा जो है वो जलसों में बढ़ के मारेगा। ये आने वाले दिनों में, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, आने वाले दिनों में आपको मज़ीद ये दो रोया ट्रैफिक मिलेगी। ये डाइकोटमी जो है ना, आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़े हो जाएगी। ऐसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुए, दोबारा करवाए जाएंगे, क्या ये मामला? हाँ, जाहिर है पाकिस्तान इंट्रा, ये जो मुझे खुद शदीद एतराज़ है पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे। हाँ, बड़ा शदीद एतराज़ है। देखो, ना तो उन्होंने अपने भाई को किसी ने मुंतखब कराया, ना अपनी बेटी को कोई ओहदा दिया, ना अपने भतीजे को किसी ने ओहदा दिया, ना दामाद को कोई सदर नायब सदर बनाया, तो ना दामाद के भाई को कहीं पे सेक्रेटरीशिप दी। तो ये इलेक्शन तो ये बिल्कुल गलत इलेक्शन थे, ये दोबारा होने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से बड़ा जाल फेंका है पीटीआई पे कि जब तक ये इलेक्शन होंगे उन दिनों तक, एग्जैक्टली ये वही दिन बनता है अगर आप कैलकुलेट करके देखें जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात जारी करने, उससे पहले किससे इलेक्शन को। अच्छा, फिर पीटीआई के बाज़ लॉयर्स भी ये कह रहे हैं कोई मसला नहीं, इलेक्शन करा लेंगे। भाई कैसे करवा लेंगे? सारी पार्टी आपकी अंदर है या ज़ेरे ज़मीन है, कहाँ से इलेक्शन करवा लेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। और वो जो इलेक्शन करवाए जाएंगे उन पे ज़्यादा बड़ा एतराज़ इलेक्शन कमीशन कर देगा, जी कितने सारे तो है ही नहीं, इलेक्शन कैसे हो गए? यही इलेक्शन कमीशन उन इलेक्शन को, जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, उनको दोबारा, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी सियासी जमात के इंतखाबात जो इंटर पार्टी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ने कालअदम करार दिया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। सर, इसी के साथ आज की आखिरी बात, आज की आखिरी और छोटी सी बात यह है जी कि दोस्त के घर जाने वाली पगडंडी पर कभी घास ना उगने दें। वाह वाह, क्या बात। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।